की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड बीजेपी ने जिलाध्यक्षों की लिस्ट को जारी कर दिया है। बीजेपी जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी ने सभी जिलाध्यक्ष घोषित कर दिए हैं। उत्तराखंड में बीजेपी जिलाध्यक्षों के नामों को लेकर चल रहा इंतजार खत्म हो चुका है। बीजेपी ने प्रदेश के सभी 19 संगठनात्मक जिलों के जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान कर दिया है। इसमें कई ऐसे चेहरे हैं जिनको दोबारा कुर्सी मिली है। देहरादून महानगर सिद्धार्थ अग्रवाल, परवादून राजेंद्र सिंह तड़ियाल, पछुआदून मीता सिंह, नैनीताल से प्रताप सिंह बिष्ट, रुद्रप्रयाग से भारत भूषण भट्ट, चंपावत से गोविंद सामंत, कोटद्वार से राज गौरव नौटियाल, पिथौरागढ़ गिरीश जोशी, चमोली गजपाल बड़थवाल, पौड़ी से कमल किशोर रावत, टिहरी से उदय रावत, रुद्रपुर से कमल जिंदल, काशीपुर से मनोज पाल, रुड़की से डॉक्टर मधु अल्मोड़ा, महेश नयाल, बागेश्वर से प्रभा गढ़िया, उत्तरकाशी से नागेंद्र चौहान का नाम इस लिस्ट में शामिल है। तो बीजेपी ने जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान कर दिया है। सभी जिलाध्यक्ष घोषित कर दिए गए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने सभी जिलों के अध्यक्षों का नाम यहां पर घोषित कर दिया है। देखिए सर, जिस तरह से उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में लंबे समय से जो सूचना है वो ये जो सूची है वो बनाई जा रही है कि किस तरह से जो तमाम जो जिलाध्यक्ष हैं उनकी यहाँ पर नियुक्ति। तो अब जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के लेकर जो रास्ता साफ हो चुका है। जिस तरह से अभी महेंद्र भट्ट दिल्ली में थे और एक सूची जारी हुई है जिसमें लगभग सभी जिलाध्यक्षों की जो सूचना है, जो नामों की जो सूची है वो तैयार हो चुकी है। और इसे जो बीजेपी के जो प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं उनकी तरफ से भी जारी किया गया है। तो इसमें लगभग एक रुड़की को छोड़कर के बाकी सभी जगहों पर जो जिलाध्यक्षों की जो सूचना है वो सूची है जो सार्वजनिक की गई है। तो इसमें चाहे वो देहरादून की बात करें, देहरादून में सिद्धार्थ अग्रवाल और मीता सिंह को यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। यानी कि कई नई चीज यहाँ पर शामिल किए गए हैं। इसके अलावा पहले भी जो पुराने चेहरे हैं उनमें बहुत कम देखने को मिलेंगे, लेकिन इससे पहले जो पूरे जो नए जो चेहरे हैं उनको शामिल किया गया है और दी गई है। अब 2027 में चुनाव होने हैं, इसके मद्देनजर भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरह से जो लोगों को जो जिम्मेदारी देने का काम है, क्योंकि इस समय आपने देखा कि तमाम जो चुनाव हुए हैं, चाहे नगर निकायों के चुनाव हों या इससे पहले जो संसद के चुनाव हुए, तो उन सभी जगहों पर जो काफी जिन लोगों ने काम किया है और जिनने पार्टी के लिए काम किया है उनको जिम्मेदारी देने का काम इस समय किया गया है। और लगभग जो सूची है वो तैयार हो चुकी है, वो पब्लिश भी हो चुकी है। सभी जो लोग हैं उनको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बधाई दी है। बिल्कुल। और हरीश, जिस तरीके से जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है और अब हर जिलेवार तरीके से जो तमाम चीज़ें हैं उसको यहाँ पर आगे बढ़ाया जाएगा। तमाम रणनीतियों के तहत अब आगे काम करने की बात भी यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। तरीके से ये नियुक्तियाँ यहाँ पर की गई है, नए चेहरों को भी मौका दिया गया है, जैसा कि आपने जानकारी दी है। ऐसे में माना जा सकता है कि अब जो कार्य होगा वो और ज़्यादा तेज़ी के साथ यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। लोगों को जो जिम्मेदारी है वो दी गई है। और हम सभी जिलों की अगर बात करें, क्योंकि बीजेपी के जो मंडल स्तर पर जो चुनाव जो सूची है उसमें लगभग यहाँ पर 17 जिले बनाए गए हैं। सभी को यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। और हालांकि अभी रुड़की को छोड़ करके सभी जनपदों में जो जिलाध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो हो चुकी है, लेकिन बहरहाल रुड़की को छोड़ा गया है। जैसे कि कई जो नए चेहरे हैं उनको जगह यहाँ पर दी गई है। हालांकि जो पुराने जो चेहरे हैं उनको भी यहाँ पर रखा गया है, लेकिन बहुत ज्यादा रिपीट नहीं किए गए हैं, बल्कि जो पुराने जो चेहरे हैं उनको बहुत ज्यादा रिपीट नहीं किया गया है, नए लोगों को मौका दिया गया है। और अब 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इससे पहले पंचायत के होने हैं। तो अब किस तरह से यहाँ पर रणनीति बनाई जाएगी उसको लेकर के अब बिल्कुल तैयार किया जा रहा है। और जो 2027 का जो चुनाव होगा अब वो किस तरह से फतेह करना होगा इस तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है। इसी के अवैध में जो पार्टी में भीतरघात ना हो, कोई नाराजगी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। चलिए हरीश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। चारधाम यात्रा की तैयारियों में धामी सरकार जुटी हुई नजर आ रही है। सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की तो चारधाम की व्यवस्थाओं और तैयारियों की समीक्षा यहां पर की गई। बैठक में पंजीकरण व्यवस्था,
यातायात पर मंथन किया गया। 30 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की, जिसमें चारधाम यात्रा से जुड़े संबंधित विभागों के उच्च अधिकारी शामिल हुए। बैठक में यात्रा को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में पंजीकरण व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, यातायात के साथ ही अन्य व्यवस्थाओं पर भी मंथन किया गया। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश कनेडा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है अगले महीने से, और 30 अप्रैल से जब इस यात्रा की शुरुआत होगी तो सरकार की यही मंशा नजर आ रही है कि इस यात्रा को और ज्यादा सुदृढ़ यहां पर किया जा सके, और जिस तरीके से साल दर साल जो यात्रा है वो और ज्यादा सुगम बनाने की दिशा में सरकार काम करती हुई नजर आ रही है, इस बार भी कुछ वैसा ही दिखाई पड़ रहा है? निश्चित तौर पर साहिल, आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सचिवालय में एक बैठक हुई है जिसमें चारधाम यात्रा की समीक्षा की गई है। चारधाम यात्रा रूट पर किस तरह से व्यवस्थाएं जो श्रद्धालु हैं उनको दी जाए, इस तरफ इस पर चर्चा की गई है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी बैठक में रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी इस बैठक में रहे हैं, तमाम जो विभागीय सचिव हैं वो भी इस बैठक में रहे हैं। बैठक का एजेंडा कहीं ना कहीं जो चारधाम यात्रा को सुदृढ़ करना, सरल करना था, और जिसके अलावा अगर हम बात करें तो चारों धाम के जो कपाट हैं वो अब अगले माह से खुलने हैं, तो इसी को लेकर के तैयारियां की जा रही हैं। समीक्षा बैठक आज हुई है। सभी जो तीनों जो जनपदों के अगर हम जिलाधिकारियों की बात करें सारी, तो उनको निर्देश दे दिया गया है, और यात्रा रूट को किस तरह से सरल किया जाए, भीड़ नियंत्रण यहाँ पर किस तरह से किया जाए, इस तरफ भी चर्चा हुई है। दूसरी तरफ पंजीकरण रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो रजिस्ट्रेशन इसमें 15 दिन तक के लिए पहले ही खोले जाएंगे, जो कि 24 घंटे जो सेवा है वो ऑनलाइन जारी रहेगी। इसमें 15 दिन का समय दिया जाएगा। तो ऋषिकेश और देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार की बात करना चाहें तो यहाँ पर जो पोर्टल है उस पर लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से पंजीकरण किया जाएगा। दूसरी तरफ हम यात्रा रूट की बात करें तो चाहे वो गौचर हो या टिहरी हो या इसके अलावा उत्तरकाशी हो, सभी जो जनपद हैं इनको भी देखा जा रहा है, और साथ ही साथ रूट है उसे किस तरह से व्यवस्थित किया जाए। इसमें नगर निकाय है, जिला पंचायत है, पीडब्ल्यूडी विभाग है, बीआरओ विभाग है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो बिजली विभाग है, पेयजल है, खाद्य पूर्ति है, तमाम विभागों को एक साथ लेकर के आज समीक्षा की गई है कि किस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं बनाई जाए। चारधाम यात्रा रूट पर जो रोड है वो कई जगहों पर डैमेज भी हुई है, उसको किस तरह से यात्रा से पहले उसे ठीक किया जाए, तो इस पर अभी काम किया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री ने इसमें बैठक की है, सभी जो अधिकारी हैं, विभागीय मंत्री हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। सभी ने अपनी अपनी राय यहाँ पर दी है, और यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर के जो अगले माह से जो यात्रा शुरू होने जा रही है, इससे पहले जो व्यवस्था किया जा रहा है। इसके अलावा हम चारधाम के अलावा अगर हम हेमकुंड साइड की अगर बात करें, जहाँ पर अभी पुल टूटा हुआ है, तो उसके लिए किस तरह से व्यवस्था यहाँ पर बनाई जाए, उस तरफ भी काम किया जा रहा है। चारधाम यात्रा के साथ साथ जो हेमकुंड साहिब के पास गोविंद घाट पे जो पुल टूटा हुआ है, वहां पर हेमकुंड साहिब जाने वाले जो यात्री हैं, तीर्थ यात्री हैं, उनको किस तरह से वहां से ले जाया जाए, किस तरह से लोगों को रास्ता बनाया जाए, इस तरफ भी काम किया जा रहा है। हालांकि जो पंकज पांडे हैं सचिव पीडब्ल्यूडी, उनकी तरफ से कहा गया है कि उनकी टीम वहां पर भेजी गई है, और जो पुल निर्माण का कार्य है वो एक शॉर्ट पुल यहाँ पर बनाया जाएगा, और ताकि यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है। चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की, और सचिवालय में आयोजित हुई बैठक में डेस्टिनेशन वेडिंग पॉलिसी को लेकर बातचीत की गई। उत्तराखंड में विकास की रफ्तार तेज हो रही है। पर्यटन के बाद अब उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने की तैयारी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद अब सूबे की धामी सरकार विस्तृत नीति बना रही है। सीएम धामी ने डेस्टिनेशन वेडिंग नीति के निर्माण के संबंध में भी बैठक की। सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ ये बैठक की, जिसमें डेस्टिनेशन वेडिंग पॉलिसी को लेकर बातचीत की गई, मंथन किया गया। सचिवालय में इस बैठक का आयोजन। वहीं टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया। फाइनल में जीत के साथ ही टीम ने 12 सालों के अंतराल के बाद फिर से चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की है। टीम की इस जीत पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल मुकाबले में भारत की जीत पर पूरी टीम इंडिया को बधाई दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। ये जीत पूरी टीम के अथक परिश्रम, लगन और निष्ठा का परिणाम है।
हमें आप सभी खिलाड़ियों पर गर्व है। उधर वरिष्ठ कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतने पर टीम इंडिया के प्रति आभार व्यक्त किया। भारतीय टीम ने दुबई में न्यूजीलैंड को हराते हुए न केवल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता बल्कि 12 सालों के सूखे को भी खत्म कर दिया। इस मौके पर हरीश रावत ने टीम इंडिया को बधाई दी है। हरीश रावत ने कहा कि यह हमारे लिए गर्व का क्षण है। मैं सभी खिलाड़ियों, क्रिकेट बोर्ड और इसे संभव बनाने वाले सभी लोगों को बधाई देता हूँ। हमें अपने खिलाड़ियों पर गर्व है जिन्होंने हमारे देश को गौरवान्वित किया है। हमारे लिए बड़े गर्व का क्षण है और मैं सभी खिलाड़ियों को, क्रिकेट बोर्ड को, जिन्होंने इसको खड़ा करने का काम किया है और यहाँ तक हमको पहुँचाने का काम किया है, उन सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उनकी मेहनत पर, खिलाड़ियों की मेहनत पर, उनके खेल पर हमको फक्र है। उन्होंने भारत का माथा ऊंचा किया है और 12-13 वर्ष बाद हम न्यूजीलैंड को हरा करके ये ट्रॉफी जीत पाए हैं। ये इसलिए भी एक बड़ा। तो देश की प्रथम महिला शिक्षिका, समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले की आज पुण्यतिथि है। उनका निधन 10 मार्च 1897 में हुआ था। इस दिन हर साल देश उन्हें याद कर श्रद्धांजलि अर्पित करता है। वो नारी सशक्तिकरण की प्रतीक रही। उन्होंने आगे बढ़कर महिला शिक्षा से लेकर उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी। फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव में हुआ। सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि पर सीएम धामी ने नमन किया। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि सावित्रीबाई फुले जी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि कोटि नमन। आप महिला सशक्तिकरण की अद्वितीय मिसाल हैं। आपके द्वारा सामाजिक उत्थान में किए गए ऐतिहासिक कार्य और महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष सदैव अविस्मरणीय है। आप हम सभी के लिए प्रेरणा पुंज है। तो देहरादून में 3 दिवसीय वसंतोत्सव का समापन हो गया। उत्सव के इन 3 दिनों में बड़ी संख्या में लोगों ने पुष्पों के प्राकृतिक सौंदर्य और अन्य कार्यक्रमों का खूब आनंद लिया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पुष्प प्रदर्शनी प्रतियोगिताओं, रंगोली आदि श्रेणियों के विजेताओं को सम्मानित भी किया। राज्यपाल ने कहा कि 3 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी में भारी संख्या में लोगों ने प्रतिभाग कर वसंत के इस उत्सव को जन जन का उत्सव बना दिया है। उन्होंने कहा कि इन 3 दिनों में राजभवन के चारों ओर हर्ष और उल्लास का वातावरण था, जिसमें लगभग 2.7 लाख लोगों ने इस उत्सव में प्रतिभाग किया। समापन समारोह में राज्यपाल ने सभी विजेताओं, प्रतिभागियों और प्रदर्शनी के मुख्य आयोजक, उद्यान विभाग, सांस्कृतिक विभाग सहित सभी सहयोगियों विभागों को इस उत्सव के सफल आयोजन के लिए बधाई भी दी। वहीं उत्सव के समापन को लेकर मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कृषकों, महिलाओं और युवाओं की भागीदारी ने इस उत्सव को विशेष बनाया है। उन्होंने इस महोत्सव के सफल आयोजन के लिए बधाई भी दी। उत्सव 2025 का आज समापन हुआ है। इस प्रकार से लगातार लोगों की आवक बढ़ रही है। पिछली बार की तुलना में 50,000 लोग अधिक आए। 2 लाख से अधिक लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और अभी भी लोग मांग कर रहे थे कि इसको और बढ़ाया जाए। मैंने माननीय राज्यपाल से निवेदन किया और मेरे निवेदन को स्वीकार करते हुए उन्होंने इसे अगली बार से 4 दिन कर दिया है। और आज इस प्रदर्शन के माध्यम से हमारे हॉर्टिकल्चर विभाग ने प्रदर्शित किया कि हमारा विभाग इस दिशा में कितना अच्छा काम कर रहा है और आने वाले समय में फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर यहाँ की आर्थिकी में एक मील का पत्थर साबित होगा। आज की इस कार्यक्रम से ये भी सिद्ध हो गया है और मैं इस कार्यक्रम के सफलता के लिए अपने विभाग के सभी अधिकारियों का, हमारे सेक्रेटरी का, डीजी का, हमारे डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर का और जिन्होंने दिन रात लगकर इसको सफल बनाया, क्योंकि महामहिम ने बार बार अपने उद्बोधन में इसका उल्लेख किया है, उनको भी मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। तो वहीं बीजेपी ने महेश नयाल को अल्मोड़ा जिले का नया जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। अल्मोड़ा में आयोजित एक बैठक में उन्हें जिलाध्यक्ष घोषित किया गया, जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी और महेश नयाल का फूल मालाओं से भव्य स्वागत भी किया। नवनियुक्त अध्यक्ष महेश नयाल ने कहा
कि वो सरकार और संगठन के बीच सामंजस्य बनाते हुए कार्य करेंगे और बीजेपी को और मजबूत करने के लिए पूरी निष्ठा से काम भी करेंगे। तो फिल्म और संगीत की दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मंच आईफा ने अपनी सिल्वर जुबली का भव्य जश्न राजस्थान की शान जयपुर में मनाया। सितारों से सजी इस रात में बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों और संगीतकारों ने समा बांध दिया। इस अवार्ड नाइट का सबसे भावुक क्षण रहा जब लोकप्रिय गायक जुबिन नौटियाल ने आर्टिकल 370 के दुआ सॉन्ग के लिए सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर का अवार्ड अपने नाम किया। यह उनके करियर का दूसरा आईफा अवार्ड है जिसने उनकी गायकी के सफ़र को चार चांद लगा दिए। उनकी इस शानदार जीत पर उनके माता पिता बेहद भावुक नजर आए, जो इस खास मौके पर जयपुर पहुंचे थे। अवार्ड लेते समय जुबिन ने कहा कि यह अवार्ड मेरे प्रशंसकों और मेरे परिवार के लिए है, जो हर कदम पर मेरा हौसला बढ़ाते हैं। जुबिन की झोली में अनगिनत पुरस्कार है। वो दादा साहब फाल्के अवार्ड भी जीत चुके हैं और अब दूसरी बार आईफा अवार्ड जीतने पर उन्होंने इतिहास रच दिया है। तो वहीं उत्तराखंड में वन महकमे के अंदर इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते अब जांच शुरू हो चुकी है। मामला वन विभाग के अंतर्गत कैंपा परियोजना के बजट के दुरुपयोग का है, जिसमें अधिकारियों की तरफ से बजट को आईफोन खरीदने और घर के कार्यों में लगाने का मामला सामने आया। वन मंत्री सुबोध उनियाल की माने तो इस पूरे मामले पर जांच चल रही है। 13 आईएफएस अधिकारियों को नोटिस भेज दिए गए हैं। वन मंत्री ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। परीक्षण करा रहे हैं, उसमें हम लोगों ने सीधी जाके पूरी रिपोर्ट लेने के बाद से हमारे जो अधिकारी हैं उन्होंने उनसे चर्चा भी की। उसका परीक्षण करने के बाद ये पाया कि उसमें जो 4-5 तरह की जो अनियमितता बताई गई है, उसमें एक तो ये है कि नर्सरी का निर्माण कर दिया कैंपा के पैसे से। अब उसका ही परीक्षण करा रहे हैं कि क्या नर्सरी का निर्माण गाइडलाइन में है कि नहीं है। दूसरा, कुछ अधिकारियों ने अपने भवनों की रिपेयर कर दी, डीएफओ रेजिडेंस की भी रिपेयर हुई है। तो ये तीसरा, कुछ फर्नीचर, फ्रिज, टीवी ये भी परचेज किए गए हैं। और चौथा जो बताया कि कुछ जगह 2 मोबाइल और एक लैपटॉप वगैरह भी लिया गया। तो इस सब पे 12-13 डीएफओ को नोटिस इशू करने के आदेश हो गए। उनको नोटिस जा रहे हैं और निश्चित रूप से अगर कहीं अनियमितता पाई जाएगी तो कार्रवाई की जाएगी। तो देहरादून की स्वच्छता रैंकिंग में सुधार लाने के लिए नगर निगम लगातार प्रयासरत है। इस कड़ी में नगर निगम सभागार में नगर आयुक्त की अध्यक्षता में स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-2025 को लेकर एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में नगर निगम के अधिकारी, पर्यावरण मित्र और सफाई व्यवस्था से जुड़े अन्य संबंधित लोग भी शामिल हुए थे। नगर आयुक्त ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत नागरिकों से फीडबैक लिया जा रहा है और ये शहर की स्वच्छता रैंकिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की कि ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को इस अभियान और जागरूक किया जाए। इसके लिए QR कोड और ऑनलाइन लिंक के माध्यम से नागरिकों को फीडबैक प्रक्रिया की जानकारी दी जाए ताकि वो आसानी से अपनी राय दे सकें। सिटीजन फीडबैक स्वच्छ सर्वेक्षण के दृष्टिगत लिया जा रहा है और उसमें सभी से यही अपील है कि ज्यादा से ज्यादा जन जागरूकता के लिए सभी को अवगत कराएं। द QR कोड एंड जो इसका लिंक है उसके लिए जनता को पता हो कि इस पर जाकर के उन्हें फीडबैक देना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचे। उधर सोनप्रयाग बाजार में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक होटल में अचानक से आग भड़क गई, जिसमें लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि अभी तक होटल में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आग लगने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में स्थानीय लोग, मजदूरों और पुलिस ने आग बुझाने का प्रयास किया। बमुश्किल आग पर काबू पाया गया। वहीं बताया जा रहा है कि हादसे में एक व्यक्ति घायल हुआ है। जानकारी के मुताबिक होटल की तीसरी मंजिल में फैब्रिकेटेड हॉट्स में एकाएक आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि पूरी मंजिल में सभी कमरे आग की चपेट में आ गए, जिसमें होटल में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। उधर रुड़की शहर में भारत न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में लाखों का सट्टा लगाने वाले गिरोह का पुलिस ने भांडाफोड़ कर दिया है। मुखबिर की सूचना पर एक मकान पर छापा मारकर सट्टा लगाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मौके से अभियुक्तों के पास से एक लैपटॉप, आईपैड और करीब 10 मोबाइल फोन सहित एक महिंद्रा SUV कार भी पुलिस ने बरामद की है। डिफेंस कॉलोनी के एक मकान में सट्टे का अवैध कारोबार चल रहा था। यह गिरोह चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबलों में सट्टेबाजी कर रहा था। बेसिकली ये एक रिश्वत त्यागी है
और एक निखिल गर्ग है, ये 5 साल से हरिद्वार में रहते हैं और सहारनपुर के मूलतः हैं। 5 साल पहले सहारनपुर से आए थे और ये बड़े लेवल के सटोरी हैं जो ट्रांजैक्शन ये अराउंड 25 से 30 लाख की बेटिंग करते हैं पर मैच। और ये आपके सामने वीडियो में आप देख सकते हैं अराउंड 10 के करीब मोबाइल और ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद हुए हैं इनसे। ठीक है, ये ढंढेरा क्षेत्र में है एक जगह, वहां से संचालित कर रहे थे। रात में हमारी सूचना आई, हमें मिली तो हमने अपनी टीम को भेजा वहां। उधर ग्रीन इंडिया मिशन योजना के भूमि संरक्षण के अंतर्गत वन प्रभाग रामनगर द्वारा मानिला में वन पंचायत सरपंचों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों ने ग्रामीणों को जागरूक किया। इस मौके पर उद्यान, मत्स्य पालन, वन क्षेत्राधिकारी सहित स्थानीय 60 ग्रामीणों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग भी किया। अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन प्रभाग रामनगर में ग्रीन इंडिया मिशन चल रहा है, जो कि भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसमें श्रीमती सीवी जोशी, प्रभागीय वनाधिकारी, अतिरिक्त भूमि संरक्षण के निर्देशन में हमारे द्वारा सल्ट ब्लॉक के विभिन्न ग्रामों में मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन और डेयरी विकास हेतु आजीविका विकास के लिए लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है एवं प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उधर हरिद्वार पुलिस ने होली और रमजान को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी है। इस अभियान के तहत लक्सर पुलिस ने कस्बा क्षेत्र से शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में रईस और नसीम को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों पर धारा 170 BNSS के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। उधर हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के लोधा मंडी में बड़ा हादसा हुआ है। घर में शादियों में जलाने वाले पटाखे बनाए जा रहे थे, तभी अचानक जोरदार विस्फोट हो गया। धमाके की तीव्रता इतनी ज़्यादा थी कि घर के 3 टप्पर उड़ गए। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत हायर सेंटर रेफर किया गया। सूचना मिलते ही SP सिटी पंकज गैरोला और ज्वालापुर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है और विस्फोट के कारणों की गहनता से जाँच चल रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। आशंका जताई जा रही है कि घर में अवैध रूप से पटाखा निर्माण किया जा रहा था, जिसके चलते यह हादसा हुआ। पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स विस्फोट की वजहों की पड़ताल कर रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।